अध्याय 116 परेशान करने वाली सामग्री। बॉडी शिलालेख शरीर पर अंकित एक प्रकार का शिलालेख था। यह एक मार्शल कलाकार की साधना गति को बढ़ाने या उनकी युद्ध कौशल को बढ़ाने में सक्षम था। आपत्ति शिलालेख प्रतीकों की तरह कितने रखे जा सकते हैं, इसकी एक सीमा थी। राशि शरीर शिलालेख प्रतीक के ग्रेड के साथ साथ मार्शल कलाकार की शारीरिक स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। शरीर शिलालेख प्रतीकों के लिए अधिकतम 4 या 5 ही निकाले जा सकते थे। झांग गुआन्यू के खिलाफ उनका मुकाबला 4 महीने में होने वाला था। उन्हें इसके सबसे बड़े प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए 1 महीने के भीतर एक बॉडी शिलालेख प्रतीक तैयार करना था, अन्यथा प्रभाव की गुणवत्ता कम हो जाती या यह पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता था। समय। हालांकि 1 महीने में शरीर शिलालेख का प्रतीक बनाना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन था। हालांकि लिन मिंग के पास आत्मा के टुकड़े की यादें थीं, लेकिन इसे सफलतापूर्वक बनाने में अभी भी काफी समय लगेगा और अभ्यास के लिए भारी मात्रा में दुर्लभ और कीमती सामग्रियों का भी उपयोग करना होगा। इसका अभ्यास करना सरल था। जो मुश्किल था वह उन सभी अतुलनीय दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्रियों को इकट्ठा करने का तरीका ढूंढना था जो शरीर शिलालेख प्रतीक के लिए आवश्यक थीं। ये सामग्रियां जिस हद तक दुर्लभ और कीमती थीं, उससे लिन मिंग डर से कांपने लगे। बुजुर्ग की स्मृति में सबसे सरल शारीरिक शिलालेखों में से 2 थे। एक था एसेंस गैदरिंग सिंबल जो साधना की गति को बढ़ा सकता था, और दूसरा था स्ट्रिफ सील जो एक मार्शल आर्टिस्ट की युद्ध क्षमता को बढ़ा सकता था। हालांकि भले ही ये 2 सबसे सरल बॉडी शिलालेख प्रतीक हों, उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की सूची किसी को भी पागल कर देगी। 5वें स्तर के खतरनाक जानवर के खून के कारण इस बहुमूल्य तरल पदार्थ की 1 टन कीमत 30,000 सोने की टन होगी। लिन मिंग को 2 टन सोना खरीदने की जरूरत थी, जिसका मतलब होगा 60,000 टन सोना। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी खरीद सकता था। स्काई फॉर्चून किंगडम में कोई भी ऐसा नहीं था जो 5वें स्तर के शातिर जानवर का मुकाबला करने में सक्षम हो। 5वें स्तर के खतरनाक जानवर के लिए शायद केवल एक चरम हॉटियन मास्टर ही इससे निपटने में मुश्किल से सक्षम होगा। इस प्रकार के मार्शल कलाकार आमतौर पर एक बड़े संप्रदाय या कुलीन मार्शल कल्टीवेशन परिवार से आते थे। 5वें स्तर के दुष्ट जानवर का खून केवल एक बड़े संप्रदाय से और फिर छोटे देशों में बहेगा। इन छोटे देशों के लिए इसकी कीमत भयावह रूप से बहुत अधिक होगी। तब स्टार ओब्सीडियन था। यह सामग्री आसमान से गिरे उल्कापिंड से आई है। वातावरण में उच्च तापमान संघनित हो जाएगा। ये लौह सार केवल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से स्वाभाविक रूप से बन सकता है, और उससे परे हर उल्कापिंड में स्टार ओब्सीडियन नहीं होगा। केवल वे उल्कापिंड जो कई हजार जिन से ऊपर थे, संभवतः स्टार ओब्सीडियन के 1 या 2 जिन का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। ओब्सीडियन के 1 जिन का न्यूनतम बाजार मूल्य 150,000 सोने के टन था, और इसे ढूंढना बेहद मुश्किल था। सौभाग्य से लिन मिंग को केवल 2 टेल्स की आवश्यकता थी। लिन मिंग ने अनुमान लगाया कि यदि सब कुछ सबसे कम बाजार मूल्य पर खरीदा गया था, और उसने इन सामग्रियों को जब भी खरीदा, तो इन सामग्रियों की कुल मिलाकर कम से कम 300,000 टन की आवश्यकता होगी। यह बस एक सपने के भीतर एक सपना था। उसे जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, उनमें से कई 5वें स्तर के खतरनाक जानवर का खून और स्टार ओब्सीडियन जैसी थीं। उनके पास बाजार मूल्य ही नहीं था, तो इसका मतलब था कि अधिक सोना खर्च करना होगा। उसे जिस राशि की आवश्यकता होगी वह 500,000 तक भी जा सकती है, या 700,000 भी अजीब नहीं होगी। और अगर वह किसी तरह 6 या 700,000 टन सोना प्राप्त करने में कामयाब भी हो गया, तो भी वह कुछ वर्षों में इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली होगा। यदि उसकी किस्मत कूड़ा करकट वाली होती, तो शायद 10 साल तक ढूंढने पर भी उसे ये सामग्रियां नहीं मिल पाती। सामग्रियों की सूची में
सबसे बुनियादी सामग्रियों को स्काई फॉर्चून सिटी के इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के भीतर बहुमूल्य मूल्यवान माना जाएगा, और कुछ भी खरीदने के लिए इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन से पॉइंट्स की भी आवश्यकता होती है। पिछली बार जब लिन मिंग वहां गए थे, उसने पहले ही अपने अधिकांश पॉइंट्स का उपयोग कर लिया था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अंकों के बिना ये तथाकथित बुनियादी सामग्रियां किसी भी कीमत पर नहीं बेची जाएंगी। ये इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के खजाने होंगे। सूची को देखकर लिन मिंग को तेज सिरदर्द महसूस हुआ। इन सभी को ढूंढना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। वह केवल क्राउन प्रिंस पर भरोसा कर सकता था। यह एक प्रमुख शक्ति में शामिल होने के लाभों में से एक था। क्राउन प्रिंस के अधीनस्थ असंख्य थे और उनके पास व्यापक चैनल और नेटवर्क थे जिनके माध्यम से वे काम कर सकते थे। वे उसकी मदद करके उस पर बहुत बड़ा उपकार कर सकते थे। फिर भी अगर क्राउन प्रिंस ने हर संभव प्रयास किया, तो भी वह सामग्री प्राप्त करने में सीमित रहेगा। ये सोचकर लिन मिंग ने अपना सिर हिलाया और उदास होकर मुस्कुराया। मैं क्राउन प्रिंस के साथ उनके अधीनस्थों में से एक के रूप में शामिल हुआ और अभी तक एक भी काम नहीं किया है। फिर भी मैं वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री खोजने की अचानक मांग करना चाहता हूं, और ये कीमती और दुर्लभ सामग्रियां शहर में भी नहीं मिल सकती, भले ही वे अपेक्षाकृत बुनियादी सामग्रियां हों जिनकी मुझे आवश्यकता है। क्राउन प्रिंस उन्हें आसानी से नहीं खरीद पाएंगे। लिन मिंग को पता था कि क्राउन प्रिंस अमीर नहीं थे। भले ही क्राउन प्रिंस का महल भव्य और भव्य दिखता था, महल को कई सौ लोगों को काम पर रखना पड़ा और उन्हें उनके काम के लिए भुगतान करना पड़ा। और भी कई खर्चे थे। भोज के अलावा क्राउन प्रिंस ने दूसरों पर जीत हासिल करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उपहार, पुरस्कार और अन्य ऐसे खर्च दिए। उनके द्वारा खर्च की जाने वाली वार्षिक राशि संभवतः लगभग 2 से 300,000 सोने की टन थी। उदाहरण के लिए, जब क्राउन प्रिंस ने लिन मिंग को 100 से अधिक शुद्ध सच्चे सार वाले पत्थरों का उपहार दिया था, तो उसकी कीमत कई दसियों हजार सोने की कहानियां थी। वह जागीर जो स्काई फॉर्चून सिटी के पास 100 एकड़ उपजाऊ खेत, नौकरों, नौकरानियों आदि के साथ स्थित थी, उसकी कीमत कम से कम 100,000 सोने की टन होगी। इसके अलावा पर्पल गोल्ड फ्लेक्सिबल कवच भी था। कुल मिलाकर यह 300,000 सोने की टन से अधिक रहा होगा। बड़े व्यय के कारण क्राउन प्रिंस की आर्थिक स्थिति उन प्रसिद्ध शिलालेख स्वामी से भी कमतर हो सकती है जो लंबे समय से काम कर रहे थे। उदाहरण के लिए, मुई, वांग जुवानजी और उस प्रकार के लोग। उनकी आय अधिक थी और उनका खर्च कम था। कई वर्षों तक धन इकट्ठा करने के बाद वे धन से भर गए। युवराज ने बहुत बड़ी मात्रा में धन का प्रयोग किया, केवल सरकार से मिलने वाले वेतन पर निर्भर करते हुए। ये पूरी तरह से अपर्याप्त होगा। क्राउन प्रिंस की आय ज्यादातर उनकी संपत्ति, खेतों और दुकानों से आती थी। संपत्ति और धान जागीर जैसी चीजें थीं जो लिन मिंग को दी गई थीं। लेकिन जहां तक दुकानों की बात है, लिन मिंग वास्तव में जानते थे कि क्राउन प्रिंस के पास बहुत सारी दुकानें नहीं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई फॉर्चून सिटी की सबसे बड़ी और व्यस्त दुकानें एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के हाथों में मजबूती से थीं। 10वें राजकुमार की तुलना में, जिसने लगातार सभी दिशाओं में अभियान चलाया और अनगिनत भूमि को लूटा, क्राउन प्रिंस बहुत गरीब था। चूंकि वह गरीब था, इसलिए वह दूसरों पर जीत हासिल नहीं कर सका और इस प्रकार क्राउन प्रिंस का प्रभाव 10वें राजकुमार द्वारा दबा दिया गया। क्राउन प्रिंस द्वारा मुझे दिए गए सभी उपहारों की कीमत लगभग 300,000 सोने की टन होनी चाहिए। क्राउन प्रिंस द्वारा अचानक मुझे इतना कुछ सौंपने के लिए शायद इस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मुझे अभी बहुत सारे उपहार मिले हैं, फिर भी अब मुझे सामग्री भी चाहिए। ये बहुत उपयुक्त नहीं है। हालांकि मुझे ये सामग्री मांगनी होगी, अन्यथा मैं उन्हें कभी भी अपने आप एकत्र नहीं कर पाऊंगा। मूल रूप से औषधीय शिलालेख प्रतीक के लिए सामग्री ढूंढने में मेरी ओर से पहले से ही बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ा।
और इस शरीर शिलालेख प्रतीक की सामग्री कहीं अधिक कीमती है। मेरे पास क्राउन प्रिंस से उन्हें ढूंढने में मदद करने के लिए कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जहां तक पैसे की बात है, मैं कोई समाधान ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले मुझे जागीर युवराज को लौटा देनी चाहिए। 2 शारीरिक शिलालेख प्रतीकों, एसेंस गैदरिंग सिंबल और स्ट्रिप सील के साथ मेरे ईथर मार्शल इरादे के अलावा रेशम की तरह प्रवाह, क्षमता और अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन, मुझे झांग गुआनियों का सामना करने का आत्मविश्वास होगा अब से 4 महीने बाद। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं 6 महीने में लिंग सेन तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। ये लिंग सेन, मैं जितना मजबूत हूं, उतना ही अधिक मैं महसूस कर सकता हूं कि वह वास्तव में कितना भयानक है। लेकिन बशर्ते कि क्राउन प्रिंस मुझे शिलालेख प्रतीक के लिए आवश्यक सामग्री ढूंढने में मदद कर सकें। ऐसी कुछ सामग्रियां हैं जिन्हें मैंने सूचीबद्ध किया है जो केवल एक संप्रदाय में पाई जा सकती हैं। केवल क्राउन प्रिंस के कनेक्शन के साथ मैं कितने लोगों को ढूंढ पाऊंगा? शिलालेख एसोसिएशन, शिलालेख हॉल। लिन मिंग ने हाल ही में इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में कदम रखा था और तुरंत ही उस युवा रिसेप्शन महिला ने उन्हें पहचान लिया था, जिन्होंने पिछली बार उनका स्वागत किया था। युवती की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत वह काम छोड़ दिया जिस पर वह काम कर रही थी। वह जल्दी से लिन मिंग के पास चली गई, उसकी सांसें कुछ तेज थीं। इन दिनों स्काई फॉर्चून सिटी में कई लोग थे जो लिन मिंग का नाम जानते थे, लेकिन यद्यपि वे लिन मिंग का नाम पहचानने में सक्षम थे, और वे नहीं जानते थे कि वह कैसा दिखता था। हालांकि ये युवा रिसेप्शन महिला एक बार लिन मिंग के शिलालेख मास्टर परीक्षा के लिए जिम्मेदार थी और उसकी जानकारी थी। इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन निश्चित रूप से जानता था कि स्काई फॉर्चून सिटी का चमकदार सितारा और 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का नंबर 1 जीनियस बिल्कुल वही युवक था जिसने इंस्क्रिप्शन मास्टर परीक्षा में भाग लिया था। यह एक अद्भुत चरित्र था। मिस्टर लिन, युवा रिसेप्शनिस्ट महिला ने मीठी मुस्कान के साथ स्वागत किया। उसने लिन मिंग की ओर शिष्टाचारवश अपनी छोटी कमर झुका ली। सचिव के कपड़ों के साथ उसकी सुंदर आकृति में एक आकर्षक आकर्षण था। ओह, ये तुम हो। मैं एसोसिएशन अध्यक्ष से बात करना चाहूंगा, लिन मिंग ने कहा। उन्होंने इस युवा रिसेप्शन महिला को पहचान लिया। अच्छे से, कृपया मेरा पीछा करें। रिसेप्शनिस्ट महिला को महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी हैं। वह अतुलनीय रूप से उत्साहित थी कि लिन मिंग ने उसे याद किया था। तुम्हें परेशान करने के लिए क्षमा करें। मिस्टर लिन की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। युवा रिसेप्शनिस्ट महिला सीधे शिलालेख कक्ष में गई। इस समय प्रतिदिन संघ अध्यक्ष अभिलेख कक्ष में रहेंगे। यही वह समय था जब वह अपनी पोती को पढ़ाते थे। वांग जुवानजी के लिए, चाहे उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट की खेती या शिलालेख तकनीक पर कितना भी समय बिताया हो, उनके लिए सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। इस वजह से उन्होंने अपने प्रयासों का अधिकांश हिस्सा अपनी पोती पर निवेश किया था। युवा रिसेप्शनिस्ट महिला ने शिलालेख कक्ष का दरवाजा खोला। यह दूसरी बार था जब लिन मिंग यहां आए थे। पहली बार जब उन्होंने यहां परीक्षा दी थी। इस समय वांग जुआनजी हरे जैड मंच पर बैठे थे। वह एक युवा लड़की की उंगलियों को अपनी ओर निर्देशित कर रहा था। इस युवा लड़की ने एक शिलालेख विशेषज्ञ के सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उसकी शक्ल नाजुक थी, महीन, सफेद धूल की तरह। वह वांग जुआनजी की पोती, वांग युहान थी। जब वांग जुआनजी ने देखा कि कुछ लोग आए हैं, तो उन्होंने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और चौंक गए। मिस्टर लिन। राष्ट्रपति वांग, लिन मिंग मुस्कुराए और सम्मान में झुक गए। ओह, मिस्टर लिन कभी कभार ही आते हैं। आपको आखिरी बार आए काफी समय हो गया है। मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर लिन न केवल शिलालेख तकनीकों में प्रतिभाशाली होंगे, बल्कि मार्शल आर्ट में भी प्रतिभाशाली होंगे। केवल 15 वर्ष का होना और 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के 32वें रैंक वाले शिष्य को हराने में सक्षम होना। आपका भविष्य सचमुच असीमित है। राष्ट्रपति वांग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं।
लिन मिंग को आश्चर्य नहीं हुआ कि इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन को उनकी स्थिति के बारे में पहले से ही पता था। वांग यूहान ने अपनी शिलालेख तकनीक भी बंद कर दी जिस पर वह काम कर रही थी। जब उसने लिन मिंग को घूरकर देखा तो उसकी नजर जटिल हो गई। वह पहले से ही बेहद प्रतिभाशाली थी, जिसमें चौथी श्रेणी की मार्शल प्रतिभा और 5वीं कक्षा की आत्मा प्रतिभा थी। इस प्रतिभा के साथ उसकी योग्यता पहले ही बाई जिंग्युन और मुरोग जी से आगे निकल गई। कुलीन वर्ग में वे युवा जूनियर जो वांग यूहान से शादी करना चाहते थे, वे बाई जिंग्युन और मुरोग जेड के उत्साही प्रशंसकों से कम नहीं थे। लेकिन उसकी नजर में इस युवक से तुलना करने पर उसे सार्वजनिक रूप से बाहर निकलने में भी शर्म महसूस होती थी। उसके और लिन मिंग की शिलालेख तकनीक के बीच अंतर पहले से ही मीलों दूर था। यह बस स्वर्ग की तुलना पृथ्वी से कर रहा था। वह उनकी युद्ध कौशल में अंतर के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। वांग यूहान ने अपनी अधिकांश ऊर्जा शिलालेख तकनीकों का अभ्यास करने में समर्पित की थी, लेकिन मार्शल आर्ट पहलू में उन्होंने केवल खेती पर भी ध्यान दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिलालेख तकनीकों के लिए गहरी मात्रा में सच्चे सार की आवश्यकता होती थी, और इसलिए किसी को पर्याप्त उच्च साधना की आवश्यकता होती थी। जहां तक युद्ध कौशल की बात है, वांग यूहान को शुरू से ही इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की उन राक्षसी प्रतिभाओं की तो बात ही छोड़िए, वह अपने जैसे ही साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति से भी हार जाएगी। आखिर इस साथी ने कैसे अभ्यास किया? वह 8 साल की उम्र से शिलालेख तकनीकों का अभ्यास कर रही थी, और अपने जीवन में उसने हमेशा अपनी खेती को प्राथमिकता दी थी और शिलालेख तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल की थी। भले ही यह राक्षसी प्रतिभा किन जिंगसुआन थी, शिलालेख तकनीकों के मामले में उसकी तुलना की जा सकती थी, और हाल ही में वह बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। शायद वह किन जिंगसुआन से भी आगे निकल गई होगी। लेकिन इस लिन मिंग के विपरीत वांग यूहान के पास शब्द ही नहीं थे। भले ही उसने अपनी मां के गर्भ से ही शिलालेख तकनीकों का अभ्यास शुरू कर दिया हो, उसके कौशल का स्तर इतना असामान्य क्यों होगा? वह अभी भी अंगुलियों के संचालन की मूल बातें प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन वह पहले ही ब्राइट बुद्धा प्लक्स द लोट्स का उपयोग करने में सक्षम हो गया था। मिस्टर लिन आज आ रहे हैं। क्या कोई ऐसा मामला है जिस पर आपको चर्चा करने की जरूरत है? जैसे ही वांग जुवानजी ने यह पूछा, लिन मिंग को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। अच्छा या बुरा, वह इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन का एक पंजीकृत शिलालेख मास्टर था। हालांकि पंजीकरण करने और कुछ सामग्री प्राप्त करने के बाद वह वापस नहीं लौटा, और अब जब वह अंततः वापस आ गया तो यह शिलालेख प्रतीकों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के लिए भी था। अध्याय 117 अतिथि शिलालेख मास्टर। लाइट नोवेल वर्ल्ड द्वारा प्रकाशित। लिन मिंग ने कहा, राष्ट्रपति वांग, मैं इस बार इसलिए आया हूं क्योंकि 2 मामले हैं जिनके बारे में मैं पूछताछ करना चाहता था। पहला यह है कि मैं कुछ सामग्री खरीदना चाहूंगा, और दूसरा यह है कि मैं अतिथि शिलालेख मास्टर के रूप में पंजीकरण करना चाहता हूं और अंक प्राप्त करते हुए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना चाहता हूं। 3 प्रकार के शिलालेख स्वामी थे जो शिलालेख संघ में काम कर सकते थे। वे अधीनस्थ शिलालेख स्वामी, पंजीकृत शिलालेख स्वामी और अतिथि शिलालेख स्वामी थे। एक अतिथि शिलालेख मास्टर को केवल अपना नाम सार्वजनिक बोर्ड पर लटकाना होता था। हालांकि पहले 2 को इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के लिए कुछ कार्य पूरे करने थे, जैसे कि अपने सहयोगियों के लिए कुछ कठिन समस्याओं को हल करना, या अपने ग्राहकों के लिए किसी प्रकार का विशेष शिलालेख प्रतीक बनाना, और अंक प्राप्त करने से पहले ऐसे अन्य कार्य। अब जब लिन मिंग को एक बॉडी शिलालेख प्रतीक तैयार करने की आवश्यकता थी, तो वह शिलालेख तकनीकों के पहलुओं में अपनी खेती और कौशल के संदर्भ में काम को आगे बढ़ा रहे थे। अपनी शिलालेख तकनीक का अभ्यास करने और उसमें सुधार करने के लिए उन्हें एक निश्चित मात्रा में विशेष समय निकालने की आवश्यकता थी। हालांकि यदि वह इस प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली शिलालेख तकनीक का अभ्यास करना चाहता था, तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता थी।
विशेष रूप से चूंकि उसे ऐसा करने के लिए कई बहुमूल्य सामग्रियों की आवश्यकता थी, और भले ही वह इन सामग्रियों को खरीदने में सक्षम हो, लेकिन वह उन्हें इतने कम समय में नहीं पा सकेगा। अतीत में पैसे बचाने के लिए लिन मिंग ने अभ्यास के लिए सामग्रियों का उपयोग नहीं किया था और इसके बजाय केवल ड्राइंग प्रक्रिया की कल्पना करने के लिए अपने वास्तविक सार को प्रेरित किया था। लेकिन इस तरह की विधि की दक्षता बहुत कम थी, और लिन मिंग ऐसा करने के लिए आवश्यक समय देने में सक्षम नहीं थे। तब उन्हें याद आया था कि वे शिलालेख संघ में एक विजिटिंग शिलालेख मास्टर के रूप में आ सकते हैं और कई अलग अलग शिलालेख संबंधी समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकते हैं। यह उनकी शिलालेख तकनीक को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका था, और सबसे अच्छी बात यह थी कि बहुमूल्य सामग्री ग्राहक द्वारा प्रदान की जाएगी। ऐसा करने से लिन मिंग को अब अपने समय की बचत या बचत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हर दिन वह विभिन्न बहुमूल्य सामग्रियों और विभिन्न समस्याओं का सामना करने में सक्षम होगा। आवश्यक सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी समस्या होगी उसे सफलतापूर्वक तैयार करने या ठीक करने के बाद उसे अंक भी दिए जाएंगे। अभ्यास के लिए संभवतः कौन सा तरीका अधिक उपयुक्त हो सकता है? हालांकि हर कोई इस तरह से अभ्यास करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि कम से कम 90% गारंटीकृत सफलता दर होनी चाहिए। लिन मिंग ने अभ्यास की इस पद्धति पर निर्णय लिया, और उन्हें यह भी सामान्य विचार था कि उन्हें आवश्यक सामग्री कैसे प्राप्त करनी है। उन्होंने एक शिलालेख विशेषज्ञ के रूप में अपनी स्थिति को अब और छुपाने की भी योजना नहीं बनाई। सबसे पहले लिन मिंग के पास ताकत या स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुर्लभ और शक्तिशाली शिलालेख प्रतीकों को तैयार करने में सक्षम था, जिनकी कीमत 2 या 3,000 सोने के टन थी। किसी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ऐसे कमजोर व्यक्ति से मिलना उस मुर्गी को देखने जैसा था जो सोने के अंडे देने में सक्षम थी। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए उसे पकड़कर काल कोठरी में बंद करने की कोशिश की हो, जहां उसे पूरे दिन शिलालेख प्रतीक बनाने के लिए मजबूर किया गया हो। यही कारण है कि लिन मिंग ने सबसे पहले एक शिलालेख विशेषज्ञ के रूप में अपनी स्थिति छिपाई थी। लेकिन अब लिन मिंग स्काई फॉर्चून सिटी में एक प्रसिद्ध चरित्र था जिसका बहुत प्रभाव था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस और क्राउन प्रिंस के दोहरे संरक्षण के साथ 10वें प्रिंस ने भी सार्वजनिक रूप से उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। चूंकि लिन मिंग के पास अब इतनी प्रमुख स्थिति थी, उन्हें अब एक शिलालेख मास्टर के रूप में अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता के बारे में चिंता नहीं थी। अतिथि शिलालेख मास्टर वांग जुवानजी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। आमतौर पर केवल एक महान शिलालेख विशेषज्ञ ही इतने ऊंचे पद पर आसीन होने के लिए कहेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि कोई समस्या होती थी, जैसे कि यदि वे शिलालेख प्रतीक तैयार करने में विफल रहते थे, तो शिलालेख एसोसिएशन को ग्राहक को उनकी कीमती सामग्री या खजाने के लिए मुआवजा देना पड़ता था। बिना गहरी पृष्ठभूमि के कोई भी यह काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। अतिथि शिलालेख मास्टर बनने के लिए उन्हें शिलालेख संघ के सख्त निरीक्षण से गुजरना पड़ा। जो लोग निरीक्षण में उत्तीर्ण हो सकते थे, वे शिलालेखकारों के बीच केवल शीर्ष श्रेणी के पात्र थे। लिन मिंग के पास शिलालेख तकनीकों में असाधारण प्रतिभा और ताकत थी, लेकिन वह केवल उनके समकालीनों की तुलना में थी। पिछली बार उन्होंने 32% की वास्तविक सार प्रवर्धन दर के साथ एक शिलालेख प्रतीक तैयार किया था। अपने साथियों के बीच ये परिणाम वास्तव में भयानक था, लेकिन अतिथि शिलालेख मास्टर बनने के लिए अभी भी इसकी कमी थी। मुद्दे की जड़ ये थी कि लिन मिंग बहुत छोटी थी। एक अतिथि शिलालेख मास्टर को कई अलग अलग प्रकार की समस्याओं और सवालों का सामना करना पड़ता था, जिनमें से कुछ काफी कठिन थे। यह एक ऐसा काम था जिसके लिए बहुत गहराई के अनुभव की आवश्यकता थी। हालांकि अनुभव कुछ ऐसा था जो वर्षों से जमा हुआ था। यदि लिन मिंग बार बार विफल होते, तो इससे न केवल इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन की प्रतिष्ठा को नुकसान होता, बल्कि इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन को जितनी सामग्री और खजाने की भरपाई करनी होती, वह उन्हें सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त होती। मिस्टर लिन,
इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन को आमतौर पर जिन समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होती है वे इतनी सरल नहीं है, क्योंकि सामग्री अक्सर बहुत दुर्लभ होती है और प्राप्त करना कठिन होता है। अतिथि शिलालेख मास्टर को कम से कम 80% सफलता दर की गारंटी देने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि वे इन जटिल समस्याओं को उच्च सफलता दर के साथ हल कर सकते हैं। यहां तक कि पूरे इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में भी बहुत कम व्यक्ति हैं जो इस पद के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। वांग जुआनजी ने चतुराई से लिन मिंग को याद दिलाया। वह बिना किसी कठिनाई के उसे मना लेना चाहता था। लिन मिंग की वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन को जितना हो सके उनकी चापलूसी करनी पड़ी। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति वांग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं लगातार 3 बार असफल हो जाऊं तो मैं खुद ही नौकरी छोड़ने की पेशकश कर दूंगा। जहां तक सामग्री और खजाने के नुकसान की बात है, मैं उनकी भरपाई की जिम्मेदारी भी लूंगा। यह वांग जुआनजी ने भौहें चढ़ा दी। वह 3 बार असफल होने से प्रतिष्ठा की हानि को सहन करने में सक्षम होगा, लेकिन बात यह थी कि लिन मिंग अभी भी एक बच्चा था। यदि उन्होंने एक युवा लड़के को एक शिलालेख चिन्ह बनाने दिया और वह विफल हो गया, तो वे ग्राहक को यह कैसे समझाएंगे? लेकिन लिन मिंग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वांग जुआनजी ने उन्हें सीधे तौर पर मना नहीं किया। उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर सहमति में अपना सिर हिलाया। 3 बार। अब तक वांग युहान ने अपना मुंह खोला और अचानक कहा, मिस्टर लिन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपको सही सहायक मिल गया है? सहायक। एक शिलालेख मास्टर के पास सामान्यतः 1 या 2 सहायक होते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसी कई सामग्रियां थीं जिन्हें खरीदने के तुरंत बाद उपयोग नहीं किया जा सकता था। उन्हें कुछ निश्चित तरीकों से संसाधित करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, कुछ दुर्लभ और कीमती पौधों के लिए रस निकालना पड़ता था, या कुछ अयस्कों को बारीक पाउडर में पीसना पड़ता था, या सक्रिय घटक को कुछ विलायकों से निकालना पड़ता था। ये सब सामान्यतः एक सहायक द्वारा किया जाएगा। अतीत में लिन मिंग ने ये सभी चीजें खुद ही की थीं। सहायक का पद कोई सरल या आसान काम नहीं था। वहां बहुत सी बहुमूल्य और महंगी सामग्रियां थीं। जरा सी चूक होने पर उन्हें त्यागना पड़ता। यही कारण है कि आमतौर पर केवल शिलालेख प्रशिक्षु ही यह कार्य करते थे। लिन मिंग ने सच कहा, मेरा कोई सहायक नहीं है। वांग युहान ने अपने दादाजी की ओर देखा, अपने होंठ काटे और पूछा, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपका सहायक बनूं? स्काई फॉर्चून किंगडम की युवा महिलाएं पारंपरिक रूप से आरक्षित और विनम्र थीं। यदि कोई लड़की स्वयं को स्वयंसेवक के रूप में एक युवा लड़के के सहायक के रूप में पेश करती है, तो कुछ संदेह हो सकते हैं और इसे आसानी से गलत समझा जा सकता है। लिन मिंग की वर्तमान स्थिति इन दिनों विशेष रूप से संवेदनशील थी। कोई नहीं जानता था कि स्काई फॉर्चून सिटी की कितनी युवा लड़कियां उससे शादी करना चाहती थीं। संख्या अनगिनत ही कही जा सकती है। ऐसे में वांग युहान को यह सवाल पूछने के लिए काफी साहस जुटाना पड़ा। हालांकि उसे याद आया कि जब लिन मिंग ने प्रतीक और रेखाएं बनाई तो उनकी ड्राइंग तकनीक स्काई फॉर्चून किंगडम की तुलना में स्पष्ट रूप से भिन्न थी। वांग युहान ने भी अपनी लड़की का शील त्याग दिया। वह स्काई फॉर्चून किंगडम के बाहर शिलालेख तकनीकों के स्कूलों का अनुभव करना चाहती थी, और यह सबसे अच्छा अवसर था। लिन मिंग झिझके, एक सहायक के साथ वह काफी समय बचा सकेगा। वांग युहान की क्षमता के साथ वह सामग्रियों को संभालने में पूरी तरह से अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये सोचते हुए लिन मिंग ने सिर हिलाया और कहा, तब मैं मिस वांग पर भरोसा करूंगा। मुझे नहीं पता कि मिस वांग ने अभी तक दोपहर का भोजन किया है या नहीं। यदि मिस वांग ने पहले ही खाना खा लिया है, तो हम जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। वांग युहान की आंख मिचौली। ये लिन मिंग काफी दृढ़ और जोरदार था। वह वास्तव में तुरंत शुरू करना चाहता था। मैं पहले ही खा चुका हूं। अच्छा। लिन मिंग, वांग युहान,
वांग जुआनजी और युवा रिसेप्शन महिला सभी इंस्क्रिप्शन हॉल में गए। यह अतिथि शिलालेख मास्टरों के लिए दोपहर के भोजन का अवकाश था और हॉल में बहुत से लोग नहीं थे। लेकिन वहां अभी भी कई ग्राहक इंतजार कर रहे थे ताकि जब दोपहर का भोजन समाप्त हो तो वे सबसे पहले अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के नियमों के अनुसार एक ग्राहक को केवल अपनी सामग्री और खजाना उपलब्ध कराना था, स्पष्ट रूप से अपनी समस्या बतानी थी और फिर वे बाद में वापस आ सकते थे। लेकिन अधिकांश ग्राहक यहीं इंतजार करना पसंद करेंगे और व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि अतिथि शिलालेख मास्टर ने उनकी समस्या का समाधान कैसे किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चाहे वह कीमती सामग्री हो या खजाना, वे अक्सर बहुत मूल्यवान होते थे, इसलिए वे परिणाम को लेकर चिंतित थे। यहां कई लोग पहले ही काफी इंतजार कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के अध्यक्ष वांग जुआनजी को हॉल में प्रवेश करते देखा, उनका उत्साह तुरंत बढ़ गया। क्या राष्ट्रपति वांग आज व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की योजना बना रहे थे? ये जानना जरूरी था कि वांग जुआनजी इन दिनों व्यक्तिगत रूप से शायद ही कभी बाहर निकले हों। यदि कोई उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता है, तो इन पात्रों को कम से कम एक ड्यूक या राजकुमार या चरम हॉटियन चरण में एक कृषक होना चाहिए। जब उन्होंने अपनी शिलालेख तकनीक का उपयोग किया, जिसमें अंतिम उत्पाद वांग जुआनजी के हाथों से बनाया गया था, तो प्रभाव आमतौर पर एक सामान्य शिलालेख मास्टर की तुलना में कहीं बेहतर होगा। यदि वांग जुआनजी व्यक्तिगत रूप से ये कार्य करने के इच्छुक होते, तो यह उनका बड़ा सौभाग्य होता। कई लोगों ने चमकती आंखों से वांग जुआनजी को देखा। उनके चेहरे पर गहरी उत्सुकता झलक रही थी। वांग जुआनजी को अपनी ओर आते देखकर वे उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। लगभग 40वें वर्ष का एक मार्शल कलाकार पहले ही आगे आ चुका था और उसने पूछा, राष्ट्रपति वांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। क्या आप इस कवच पर एक नजर डाल सकेंगे? मार्शल कलाकार ने एक प्राचीन दिखने वाला सादा काला युद्ध कवच हाथ में लेते हुए कहा। यह युद्ध कवच उच्चतम गुणवत्ता वाले स्टील से बना हुआ लग रहा था। कई वर्षों के बाद कवच की सतह, विशेष रूप से छाती क्षेत्र पर केवल मामूली खरोंचें थीं। वहां आधे मीटर की एक रेखा थी जो हीरे के आकार के पैटर्न के किनारे तक जाती थी। इस खरोंच के कारण हीरे का पैटर्न क्षतिग्रस्त हो गया। ये हीरे का पैटर्न एक शिलालेख प्रतीक पर लगाने के बाद छोड़ा गया सांकेतिक चिन्ह था। ये युद्ध कवच क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वह शिलालेख चिन्ह नष्ट हो गया। यदि शिलालेख चिन्ह नष्ट हो गया तो मूल शिलालेख चिन्ह का प्रभाव खराब हो जाएगा या पूरी तरह से अमान्य हो जाएगा। खजानों को नुकसान पहुंचाना संभव था, विशेषकर उन खजानों को जो कवच वर्ग में थे, क्योंकि शीर्ष स्तर के मास्टर के हमलों के अलावा उन्होंने समय के साथ क्षति जमा की है, तो ये टूट भी सकता है। इस मार्शल आर्टिस्ट को उम्मीद थी कि इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन इस शिलालेख प्रतीक की मरम्मत करने में सक्षम होगा। लेकिन किसी खजाने पर पहले से रखे गए शिलालेख चिन्ह की मरम्मत करना बहुत मुश्किल काम था। ये हीरा रून एक शिलालेख प्रतीक था जिसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ सिंबल नाम दिया गया था। यह एक बहुत ही जटिल शिलालेख प्रतीक था। इसे सुधारना आसान नहीं होगा। यहां तक कि वांग जुआनजी को भी लगा कि यह काम बहुत समस्याग्रस्त है। हालांकि इस तरह का काम लिन मिंग के लिए बहुत उपयुक्त था, क्योंकि मूल शिलालेख प्रतीक पहले ही बिखर चुका था। भले ही लिन मिंग विफल हो गया, यह पहले से भी बदतर नहीं हो सकता था। और कवच नहीं टूटेगा। अधिक से अधिक ये सामग्री का नुकसान होगा। यदि सामग्रियां खो जाती हैं, तो इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन ठीक उसी सामग्री की भरपाई करने में सक्षम होगी। लेकिन अगर खजाना टूट गया, तो ग्राहक को उसी कवच के साथ वापस करने का कोई साधन नहीं था। वांग जुआनजी ने फीकी मुस्कान के साथ लिन मिंग की ओर देखा। उन्हें यकीन था कि लिन मिंग सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ सिंबल की मरम्मत नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन मिंग की शिलालेख तकनीक का स्कूल स्काई फॉर्चून किंगडम से संबंधित नहीं था।
ये सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ सिंबल उन असंख्य और जटिल प्रतीकों में से एक था जो स्काई फॉर्चून किंगडम के शिलालेख तकनीकों के स्कूल से तैयार किए गए थे। यदि कोई इसकी रचना या ड्राइंग योजना को नहीं समझता है, तो यह जानना असंभव होगा कि कहां से शुरू करें। यदि लिन मिंग एक अतिथि शिलालेख विशेषज्ञ होते, तो उन्हें भी भविष्य में इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता। यदि वह इस तरह का कुछ हल नहीं कर सका, तो बेहतर होगा कि वह जल्दी ही नौकरी छोड़ दे। इसलिए भले ही वांग जुआनजी को उत्तर पता था, फिर भी उन्होंने एक सच्चा सार ध्वनि प्रसारण भेजा और पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मिस्टर लिन के पास कोई योजना है? इस समय लिन मिंग ने अपनी आत्मा शक्ति को युद्ध कवच के सूट में भेज दिया था और शिलालेख प्रतीक की आंतरिक संरचना को महसूस कर रहा था। किसी शिलालेख चिन्ह की संरचना का आत्मबल से पता लगाना बहुत कठिन था। यदि कोई शिलालेख प्रतीक की संरचना को नहीं समझता है, तो यह जानना असंभव है कि कहां से शुरू करें। लिन मिंग थोड़ा नाराज हुए और अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ये हीरे के आकार का शिलालेख प्रतीक किसी प्रकार का शिलालेख प्रतीक होना चाहिए जिसका प्रभाव उस दर को बढ़ाना होगा जिस पर वास्तविक सार एकत्र किया गया था। जहां तक इसकी आंतरिक संरचना का सवाल है, लिन मिंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आखिरकार स्काई फॉर्चून साम्राज्य और देवताओं के दायरे के बीच शिलालेख तकनीक प्रणाली में कई अंतर थे।